मैं तो परेशान इस बात पे हूँ, मजहर अब्बास साहब और बाकी मेरे जितने रिस्पेक्ट पैनलिस्ट हैं, कि हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 2 जो स्टार्ट हुई थी, बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 जो स्टार्ट हुई थी, वो तो एक आम असैसिनेशन से हुई थी। ऑस्ट्रिया के जो वो थे, उनकी वजह से ये पूरी वर्ल्ड वॉर ट्रिगर कर गई। और जो यूएन के मदर साहब वो कह रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल वो कह रहे हैं कि इन द यूरोप not allowed to start in the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning of the century। तो ये तो खुदा ना खास्ता का एक्सकलेट कर गई, इसमें अमेरिका आ गया, इसमें यूरोप आ गया, और ये वर्ल्ड वॉर की तरफ चली गई, या सेमी वर्ल्ड वॉर की तरफ चली गई, या ब्लॉक्स की वॉर की तरफ चली गई। तो ये दौरा जो है ये किस तरह याद रखा जाएगा तारीख में? और आपने दोनों तरफ के दलाइल सुने। मैं आपको तारिक साहब के दलाइल की बात नहीं करता, वो तो पॉलिटिशियन है, लेकिन आपने शहजाद चौधरी साहब न्यूट्रल आदमी, उनके भी सुने, मलेका साहबा जो गवर्नमेंट है उनके भी सुने। योर टेक सर, ये हमारे लिए बेनिफिशियल दौरा हुआ है, इमेज वाइज, ऑप्टिक वाइज, बेनिफिट्स वाइज, पॉलिटिकली, इंटरनेशनली? जब भी इस तरह का कोई दौरा होता है, और इतना ख़ास तौर पे रूस उठा लें आप, चीन उठा लें, अमेरिका का उठा लें, इसमें क्या सिर्फ फॉरेन ऑफिस का इनपुट होता है? क्या हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इनपुट नहीं हुआ होगा इसमें? और ये याद रखें कि इस दौरे का सबसे पहली जो खबर आई थी वो आई थी जब प्राइम मिनिस्टर चाइना में थे, और उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने गालिबन ये बात की थी कि चाइना के बाद जल्द ही जो है रूस का दौरा किया जाएगा। तो ये भी तो हो सकता है कि चीन में जब वज़ीर आज़म गए हों, वहाँ इस बात को डिस्कस किया गया हो। वरना क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इतनी नाइव थी कि वो ये नहीं समझ पा रही थी कि इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? और ज़ाहिर है यूक्रेन से एक टेंशन चल रही थी, और इस चीज़ की कभी इम्कानात थे कि ये हो जाएगा अटैक। बिल्कुल इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन एक मिनट मदर साहब, आप एक मिनट पहले मैं इस पॉइंट पे आपसे थोड़ी क्लैरिटी चाहता हूँ। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है ऑब्वियसली वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ भी करती है और वो देती भी, लेकिन हमने पिछले दिनों जो वाक़यात देखे, खासतौर पर ये DGISI की तैनाती का जो वाक़या था, उसमें तो हमने देखा कि उन्होंने पूरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है जिस तरह उसको डिलेड टैक्टिक्स किए, जिस तरह वो एक सर्कस टीवी मीडिया पे चलता रहा। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो इस तरह के हैं जो हर एक की बात सुन रहे होंगे, इवन इस्टेब्लिशमेंट की बात भी सुन रहे होंगे? इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त शायद उनको कहा होगा बिल्कुल अच्छा है आप जाएं, लेकिन अगर आज उन्होंने ये कह भी दिया हो बिलफर्ज महाल कि आप ना जाएं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी बात सुनेंगे? जो प्राइम मिनिस्टर है, जिस तरह ये मामला हुआ है अभी रिसेंट मामला, लास्ट मामला हुआ है इनके साथ। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। देखिए, DGISI वाला मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसे मामलात में ये मुमकिन नहीं है उस वक्त, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको अगर ये इनपुट देती कि आप ना जाएं, पोस्टपोन कर दें, तो प्राइम मिनिस्टर उसको रिजेक्ट कर देते। ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव में कर भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमने ये देखा नहीं है। देखिए, टर्की की अभी शहजाद साहब ने मिसाल दी, तो तैयब अर्दगान तो इज़राइल के साथ भी उनका रहता है इंटरेक्शन। अभी भी एक ख़बर आई थी कि इज़राइली प्रेसिडेंट या कोई उनका हेड जो है उधर जा रहा है टर्की जी। हमारी जो पोजीशन है वो चाइना के साथ है। मेरा ख्याल है चाइना को कॉन्फिडेंस में ज़रूर लिया गया होगा, और चाइना का इनपुट इसमें ज़रूर शामिल हुआ होगा, क्योंकि हम भारत अपने तय ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस ब्लॉक का हिस्सा बने। हम बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इस सिचुएशन में और डिफ़िकल्ट हो गया है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि हमारा सारा, चाहे हमारी इकॉनमी जो है वो खड़ी है यूरोपियन यूनियन के साथ, IMF FATF की तलवार के नीचे, IMF की तलवार के नीचे, अमेरिका की तलवार के नीचे, FATF की तलवार के। लेकिन इसीलिए सवाल को ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो चीज़ शहजाद साहब बात कह रहे हैं, या गवर्नमेंट बात कह रही है, या हमारी नाक़िस राय, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं गवर्नमेंट से पूछ लूँ इस बारे में। इतने ब्रेन्स जो हैं वो नहीं देख रहे होंगे। मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा गवर्नमेंट से पूछ लूँ। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया जो हमें से किसी ने नहीं हाईलाइट किया। मदर साहब, मलेका साहबा, आप आर यू प्रीवी टू इट के एस्टेब्लिशमेंट ने इस बारे में कोई ब्रीफिंग दी या कोई ब्रीफिंग नहीं दी, या यू आर नॉट प्रीवी टू दिस इंफॉर्मेशन? देखिए कामरान शाहिद साहब, मैं किसी इस किस्म के इनपुट से वाकिफ़ नहीं हूँ, तो मैं वसूख से आपके प्रोग्राम पे इसकी वजाहत नहीं पेश कर सकती। मैं इतना जानती हूँ कि ये दौरा पहले से तयशुदा था। पाकिस्तान ने अपनी तरजीहात को सर फहरिस्त रखा। अफ़गानिस्तान के अंदर भी देखिए इस दौरे के दो तज्ज़िये सामने आ रहे हैं। एक जो
रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब ने पेश किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना व्यू है, मज़हर अब्बास साहब ने अपना व्यू पेश किया। लेकिन एक व्यू ये भी है कि ख़ित्ते के अंदर उनका अहम रोल है। अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर भी रशिया, चाइना और पाकिस्तान, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, टाइमिंग पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा कि रशिया का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, देखिए वो कर सकते हैं ना, वो उसके ऊपर देखिए तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। आप अपना शो कर रहे हैं और आपके सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने उनको पेश किया और हम अपनी वजाहत पेश कर रहे हैं कि इस दौरे को मुलतवी करने से जो हमारे बाहमी ताल्लुकात हैं, या जिस किस्म की हम गर्म जोशी चाह रहे थे, जिस किस्म की सिमत हम चाह रहे थे, शायद वो आगे ना बढ़ती। और हमारा ये कंसिडर्ड, सोचा समझा व्यू था कि इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और तवानाई के शोबे। यहाँ अच्छा, बात ठीक की गई है, मैं आप एक मिनट ठहर जाएं। यहाँ पर मैं चाह रहा था कि जरा पहले ही आपने एस्टैब्लिशमेंट के इनपुट का क्लियर किया, मैं इस पे जरा, क्योंकि मैं दोबारा जाऊंगा मदर साहब के पास, लेकिन उससे पहले शहजाद साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है मदर अब्बास साहब ने। वो कह रहे हैं कि ये दौरा की टाइमिंग में एस्टैब्लिशमेंट ऑब्वियसली ऑन बोर्ड होगी, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो ऑन बोर्ड ना हो। योर टेक सर। इस दौरे के फैसले में एस्टैब्लिशमेंट जरूर ऑन बोर्ड होगी, लेकिन टाइमिंग जो है उसके ऊपर शायद ऑन बोर्ड ना हो। टाइमिंग एडजस्ट होती है हालात के मुताबिक। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के पूरे मीडिया के अंदर एक बहुत आवाज जो खुल के सामने आई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपने रूस के दौरे के बारे में रिकंसिडर और रिव्यू करना चाहिए। इसका दिफा कहां से आता है? इसका दिफा या गवर्नमेंट के अंदर से आता है या फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से आता है। ये और कहीं से इसका दिफा नहीं आ रहा, और दिफा वही है कि ये बायलैटरल है, इसके अंदर पाकिस्तान के फवायद हैं, लॉन्ग टर्म फवायद हैं। लेकिन देखिए फवायद क्या है कि इस वक्त हम वहां बैठे हैं, हमने अपना नाम भी खराब किया, हम वहां पे सब दुनिया की बुरा भला भी सह लिया, लेकिन हम वहां पे कुछ हासिल कर नहीं पाए, कुछ साइन नहीं कर पाए, कोई MOU साइन नहीं कर पाए। वहां पे सैंक्शंस के हमारे ऊपर थ्रेट है, हम अगर सैंक्शन ऊपर कुछ साइन करते हैं तो उधर दूसरी मुल्क में, दूसरी दुनिया में जाके फंस जाते हैं। बार सूरत दूसरी बात, एक और चीज हमें ख्याल रखनी है कि हम तो कैंप पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। अभी तो हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया और कितने तम तराक से किया। हमने कहा कि हमारी जो जियो इकोनॉमिक्स है, दिस इज गोइंग टू लीड, जियो पॉलिटिक्स पीछे हट गई। पुतिन का क्या इंटरेस्ट था? पुतिन का इंटरेस्ट ये था कि एक मुल्क का लीडर, एक न्यूक्लियर पावर का लीडर मेरे पास इस वक्त दफ्तर में बैठा है और मैं जंग का ऐलान कर रहा हूं। वो पॉलिटिकल बेनिफिट ले गया इस सारी चीज से, हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट पीछे रह गया। हम तो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए गए थे ना रूस में, जिसको आप कह रहे हैं कि वहां पे उसकी बारी आई नहीं। राइट, उसकी हमारी बारी आई नहीं है। मदर साहब योर टेक। ये शहजाद साहब आपका ये पॉइंट बिल्कुल आया। मदर साहब योर टेक ऑन दिस। नहीं, देखिए ये तो हम पोस्ट विजिट की बात कह रहे हैं ना कि उनका हम गए तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए थे ना। वो इकोनॉमिक, उस वक्त जिस वक्त हमने लैंड किया है उस वक्त तो जंग शुरू नहीं हुई थी। हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। रशिया ने माजी में भी जब आपने अफ़गानिस्तान में हम जिहाद कर रहे थे उस वक्त भी रशिया ने 86 के अंदर 95 मिलियन डॉलर दिए पाकिस्तान स्टील के लिए। हमने वहाँ हमारा उस वक्त क्योंकि जिहाद था हमने वो उठा के रख दिए और वो लैप्स हो गए और वो वापस चले गए। उन्होंने तो उस वक्त भी उन्होंने तो मना नहीं किया, उन्होंने कहा आप स्पेंड करें। हमने और माजी में हमने उस तरीके से जो हैवी इंडस्ट्री लगाई या दूसरी जगहों पे एनर्जी सेक्टर्स वगैरह में रशिया ने आपकी हेल्प वगैरह की, लेकिन उस वक्त हमारी पॉलिसी और जाहिर है हम बिल्कुल कंप्लीटली अमेरिकन ब्लॉक में थे, इसलिए हम उनसे उस तरह फायदा नहीं। लेकिन मदद साहब, अब आपको लगता नहीं कि हम जो है वो बिला वजह रशियन ब्लॉक में इस वक्त रशियन ब्लॉक के अंदर हमें कर दिया जाएगा ब्रैकेट? हम रशियन ब्लॉक नहीं है, हमारा मसला कामरान, फिर मैं कहूँगा इस दौरे का ताल्लुक हमारे दौरे चीन से है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई बहुत अपने आप को एक्सपर्ट नहीं उस शोबे में समझता। चीन के दौरे के बाद रूस का दौरा हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि चीन के दौरे में इस पॉसिबल टूर के बारे में वहाँ डिस्कशन नहीं हुई हो, उनका इनपुट नहीं हुआ हो इसमें शामिल, क्योंकि हम चाइना से और ज़्यादा करीब हुए हैं, चाइना हमसे और ज़्यादा करीब हुआ है। CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं। ऐन मुमकिन था कि अगर हम ये दौरा मुलतवी करते तो सिर्फ रूस ही नहीं चाइना भी नाराज़ होता हमसे, फिर हम क्या करते? मैं कुछ कह सकता हूँ आप शहजाद साहब, एक चीज जी मज़र बात यह है कि हम चाइना के कैंप में भी तो नहीं जाना चाहते ना। हमने तो डिक्लेयर किया है कि हम किसी कैंप के मेंबर नहीं है। तो अगर हम चीन के कैंप में नजर आएंगे और चीन हमारी पॉलिसी ड्राइव करेगा, चीन हमें बताएगा कि आप फलाने से मिलो और फलाने से ना मिलो, तो फिर हम क्या करेंगे? यानी फिर तो हम तो किसी और के गिरवी रख दिए गए।
हम इसी से तो आजादी हासिल करने के लिए अमेरिका जैसे कैंपों से दूरी हासिल करना चाह रहे थे। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम चीन के मुताबिक मलिक साहब आपको जी बिल्कुल, मलिक साहब आपको भी एक मिनट जी मदद साहब। सीपैक में उस हद तक तो चले गए हैं ना। सीपैक अगर आप सोचें, यानी नाराजगी के हवाले से कह रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम दावा यही करते हैं, लेकिन हमें और आप सबको पता है जब हम ये दावा करते हैं कि हम अमेरिकन उसमें नहीं हैं, तो हमें पता है कि हम अमेरिकन हमारी कितनी मदद करते हैं उस लिहाज से, जिसका हमें एतराज़ भी होता है, एतराफ़ भी होता है, कभी उनसे नाराज़गी भी रहती है। इसी तरीके से चाइना को हमेशा हम अपना ट्रस्टेड फ्रेंड कहते हैं। अब सीपैक का जो वो है, मैं तो नाराज़गी की बात कह रहा हूँ, बहुत सी चीज़ों पे हुई थी बीच में